ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करने वाला हूँ चैप्टर में, से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस कर लेना। तो यहाँ पर लेखिका ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है, इन्हें ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। इन्हें जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मिल जाएंगी जो कि हमने टिक मार्क भी की है, अंडरलाइन करके आपको बताया है। यानी कि लेखिका के पिता के अंदर संदेह करने जैसा जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्यों हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं पंकज शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इस चैप्टर को समझने के लिए हमने इसे 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हमने दिया है विषय वस्तु पर चर्चा, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कंटेंट क्या है, लेखिका ने किस मुद्दे पर बात की है, उन्होंने क्या बताने का प्रयत्न किया, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक। दूसरा हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नोत्तर पर। आपके सिलेबस में, आपके पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार से आते हैं, उनकी शब्दावली और शब्द कैसे होने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर पर, यानी कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बीच बीच में मैं आपसे कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा, यानी कि विगत वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो किस प्रकार से पूछे गए और उनका आंसर किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूट्यूब पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। हाई प्रोफाइल क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही सरल और सटीक भाषा में दिया गया है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में दिया गया है। इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड, आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, यूं तो हम यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल देखते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप हाई प्रोफाइल को सर्च करें और इसमें जो ऑथेंटिक जानकारी आपको दी गई है, आपके विषयों से संबंधित जो वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं उनको आप जरूर देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, एक कहानी यह भी, जो कि रचना है किसकी, लेखिका मन्नू भंडारी, ठीक है। देखते हैं प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश क्या होता है? बेसिकली पाठ प्रवेश होता है चैप्टर का मेन कंटेंट कि हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, कहानी के अंदर दिया हुआ क्या है, ठीक है, लेखिका ने या लेखक ने क्या बताने की कोशिश की है। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक कहानी यह भी के रचनाकार के बारे में। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई क्रम के अनुसार आत्मकथा नहीं लिखी है। यानी कि अगर आप इस चैप्टर को ये मान रहे हैं कि ये आत्मकथा है तो ये आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा एक अलग प्रकार की शैली होती है, ये आत्मकथ्य है, अपने जीवन के बारे में कुछ थोड़ी सी घटनाक्रम को बताया गया है, ठीक। देखिएगा, अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। लेखकीय जीवन से, यानी कि ये जो लेखिका बनी तो ये कहाँ से प्रोत्साहित हुई, इनको किरदार कहाँ से मिले, उनको लिखने का या हिंदी साहित्य में इनका जो स्नेह है, भाषा के साथ जो इनका लगाव है वो कहाँ से शुरू हुआ, उसके बारे में उन्होंने इसके अंदर बताया है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित अंश में मन्नू जी के 18 वर्ष से कम उम्र के जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर करके आया है। यानी कि अपने इस आत्मकथ्य में लेखिका ने अपने जीवन में उनके जीवन में प्रभाव डालने वाले 2 व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से बताया है। एक तो है उनके पिताजी और दूसरी है उनकी प्राध्यापिका, जिनका नाम क्या है, शीला जी नाम लिखा है, शीला अग्रवाल। ध्यान से नोटिस कर लेना इसको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आगे जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख करके इसका आंसर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे देखते हैं। शीला अग्रवाल जी का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर लेखिका के लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि लेखिका जो लेखिका बनी है, यानी मन्नू भंडारी जो है, उनका साहित्य में जो रुझान आया है ना, जो रुचि आई, वो कैसे आई, अपनी प्राध्यापिका के कारण से आई। यानी कि वो मन्नू भंडारी की इंस्पिरेशन रही, किसके लिए, साहित्य जगत में एक लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाने की, ठीक। आगे देखते हैं। लेखिका ने प्रस्तुत पाठ में बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के शुरू के सभी पड़ावों को प्रकट किया है। यानी एक सामान्य परिवार में जन्मी हुई एक सामान्य सी लड़की एक असामान्य कैसे हो गई, यानी कि समाज में एक विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व कैसे बन गई, उसके अलग अलग पड़ावों को बताया है। यानी कि जीवन में घटने वाली अलग अलग घटनाओं को पड़ाव के रूप में वो देखती हैं, जिन्होंने उनके जीवन को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रेरित किया और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में उनको स्थापित किया। आगे लिखा है, सन 1946-47 की आजादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। यानी जब देश आजाद हो रहा था, पूरे देश के अंदर हलचल मची हुई थी, ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो रही थी, तो उस वातावरण में मन्नू भंडारी जी का व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। उन्होंने बढ़ चढ़कर आजादी की लड़ाई में भाग भी लिया।
छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। यानी एक सामान्य परिवार की लड़की में जब देश को आजादी का जो समय चल रहा था, उस समय पर उस परिवेश में उसने जिस प्रकार से संगठन बनाया, आजादी की लड़ाई में जिस प्रकार से सहयोग किया और अपने व्यक्तित्व को निखारा, संवारा, सजाया और प्रतिष्ठित किया, उसके बारे में हमें यहाँ पर बड़ी विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं विषय वस्तु पर चर्चा, यानी कि हम कंटेंट पर बात कर रहे हैं। बेसिकली हम मेन चैप्टर पर आ रहे हैं कि इसमें क्या है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करने वाला हूं चैप्टर में। तो यहाँ पर लिखा है, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। यानी जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया या उनके जीवन को प्रभावित किया, विशेषतः उनको उन्होंने क्या किया, उजागर किया इसके माध्यम से। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोटिस कर लेना। कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक स्थान पर। परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक दो मंजिल मकान में पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। जन्म तो हुआ था भानपुरा में, लेकिन ये कुछ समय पर कहा नहीं, राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, और वहां की यादें क्यों जुड़ी हुई? क्योंकि वहां पर उन्होंने अपने पिता की जो मानसिक स्थिति थी, जो मन स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति, उसे बिगड़ा हुआ देखा। यानी जैसे जैसे ये बड़ी हो रही थी और घर परिवार को समझने लगी थी, तो इन्होंने वहां पर क्या देखा? अपने पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति, यानी कि उनको जो पीड़ा थी, जो परेशानी थी, किनको? उनके पिता को, उससे वो प्रभावित होने लगी। क्योंकि बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और समझ रही थी, आसपास के परिवेश को देख रही थी। जिस मकान में लेखिका बचपन में रहती थी वह 2 मंजिला मकान था। उस मकान की ऊपरी मंजिल में लेखिका के पिताजी का साम्राज्य था। लेखिका के पिताजी का साम्राज्य क्या था? जैसे कि जब आप छोटे थे, या आपको भी अनुभव होगा, हम जब छोटे थे तो ऐसे में पापा मम्मी हमको बोलते, बेटा इस चीज को हाथ मत लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस कमरे में मत आना, इसमें बहुत काम चल रहा है, इसमें हमारी इंपॉर्टेंट चीजें रखी हुई हैं। इस प्रकार की रोक टोक थी। ऐसे ही यहाँ पर लेखिका बता रही कि जब मैं छोटी थी तो जिस मकान में रहती थी उसमें जो सबसे ऊंचा वाला जो कमरा था, यानी सबसे जो सेकंड फ्लोर जो था, वहां पर पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि उसमें केवल पिताजी की एंट्री होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वहां पर पिताजी की बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और बहुत सारी पुस्तकें बिखरी रहती थी। उनके पिताजी अपने कमरे में बहुत ही अधिक बेतरतीब से ढंग से फैली बिखरी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर कुछ सुनकर या लेख या अनुलेखन लिखते रहते थे। यानी कि या तो वो कुछ पढ़ते थे अपने कमरे में बैठ करके जिसमें किसी और की एंट्री नहीं थी, बेतरतीब किताबें फैली हुई थी, यानी एक किताब वहां पढ़िए, किताब वहां पढ़िए, अलग अलग किताबों को उठाते, या तो पढ़ते दिखते या तो फिर कोई ना कोई लेख अनुलेख लिखते हुए मिलते थे। ये उनके पिताजी का क्रम था। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो वहां के संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। कौन? लेखिका के पिताजी। तो लेखिका ने क्या बताने की कोशिश करी है? उन्होंने बताया कि जन्म तो हुआ भानपुरा में, लेकिन कुछ समय पर रही कहां पर? अजमेर में। ठीक है, और वहां का जो घर था उसके अंदर सेकंड फ्लोर पर देखें, ऊपर वाला जो कमरा था उसमें केवल लेखिका के पिता का ही साम्राज्य होता था, क्योंकि वहां पे किताबें फैली होती थी और किसी आदमी की एंट्री उसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं थी। या तो पिताजी पढ़ते रहते थे या तो फिर लिखते रहते थे कुछ ना कुछ, क्योंकि वो वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आगे देखते हैं। अपनी माँ के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है कि अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताना शुरू करा कि उनका स्वभाव कैसा था। अभी तो पिताजी के बारे में बताया थोड़ा बहुत, अब देखिएगा। अपनी माँ के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है कि उनकी माँ लेखिका और लेखिका के सभी भाई बहनों के साथ रहती थी। ठीक है, यानी कि बच्चों का ध्यान रखती थी। वह सवेरे से शाम तक लेखिका और लेखिका के परिवार की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती थी। यानी कि बच्चों को ठीक प्रकार से पालती थी, बच्चे जो खाने पीने की चीजें मांगते थे वो देती थी, उनका नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, यानी घर को व्यवस्थित रखना। दूसरा, पिताजी ने जो आज्ञा की है, यानी पिताजी ने कोई चीज अगर बोल दी है तो उस आज्ञा का तुरंत वो पालन करती थी। अजमेर से पहले उनके पिताजी इंदौर में थे, जहां उनका बहुत अधिक सम्मान और इज्जत की जाती थी, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और उनका नाम भी था। उनके पिताजी केवल शिक्षा के उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों वे 8-10 विद्यार्थियों को घर रहकर पढ़ाया भी करते थे, जिसे अपन कोचिंग पढ़ाना कहते हैं। यानी कि वो एक विद्वान व्यक्ति थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो वो क्या करते थे? केवल लोगों को ज्ञान ही नहीं देते थे, बल्कि वो कुछ बच्चों को वहां पर पढ़ाते भी थे अपने घर में। उनके आजीविका का माध्यम था एक छोटा सा। आगे देखते हैं।
और उन विद्यार्थियों में से कई तो बाद में ऊंचे पदों पर पहुंचे, यानी कि एक सम्मानित शिक्षक थे, अनुभवी शिक्षक थे, और उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया था वो क्या हुआ, वो बच्चे आगे चल करके प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचे, यानी कि उन्होंने भी सम्मान प्राप्त किया। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लेखक के पिताजी प्रतिभावान शिक्षक भी थे, ज्ञानवान थे, विद्वान व्यक्ति थे, जिन्होंने कई विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनके व्यक्तित्व को भी संवारा। प्यारे बच्चों, इसमें आगे बढ़ो उससे पहले क्वेश्चन है मेरे पास, अपनी बड़ी बहन की शादी में लेखिका कितने साल की थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपसे पहले ही पूछ ली है, ये चीज अभी आगे आएगी, ध्यान से सुनना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका आंसर आगे मिल जाएगा, जिसे कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अपनी बड़ी बहन की शादी में लेखिका कितने साल की थी? ध्यान से सुनेंगे तो आगे आपको समझ में आएगा। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आया कहानी क्या है, लेखिका क्या बताने की कोशिश करिए। अब आगे चलते हैं। लेखिका अपने पिताजी के दो व्यक्तित्व हमें बताती है, यानी कि वो देखती है कि पिताजी का जो व्यक्तित्व है वो दो सेक्शन में डिवाइड है, दो अलग अलग फेस है उनके। किस प्रकार के? वे कहती हैं कि एक और तो उनके पिताजी बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति हैं, यानी कि इमोशनल हैं, संवेदनशील, सेंसिटिव हैं, है ना। ये एक तरफ तो ये देखने को मिलता है कि पिताजी कोमल स्वभाव के हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, संवेदनशील है, एक तो ये। दूसरी ओर बेहद क्रोधी, यानी कि जरा जरा सी बात में खींच जाने वाले, गुस्सा करने वाले, ठीक है। और स्वयं को दूसरों से बढ़कर समझने वाले अर्थात घमंडी व्यक्ति थे। अपने पिताजी के बारे में बता रही है लेखिका कि मैंने अपने पिताजी की दो अलग अलग क्वालिटीज देखी हैं। एक तो ये देखा है कि वो थोड़े से कोमल स्वभाव के हैं और बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, संवेदनशील है। दूसरा पक्ष वो बताती हैं कि वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और घमंडी हैं, साथ ही साथ वो क्रोधी भी हैं, यानी जरा जरा सी बातों में वो गुस्सा भी हो जाते हैं। लेखिका के पिताजी को उनके काम में बहुत अधिक नुकसान हो गया था। इस आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, यानी कि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया या कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसके कारण उनको नुकसान हो गया। कहानी तो ये कहती है कि भाई उनको किसी ने धोखा दे दिया, जिसके कारण से क्या हुआ, बिजनेस में नुकसान हो गया, तो वो वहां से उसको छोड़ करके आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से विषय पर आधारित अंग्रेजी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे नोटिस कर लेना। वो कर क्या रहे थे बेसिकली? वो कर रहे थे, वो अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश डेवलप कर रहे थे, यानी डिक्शनरी बना रहे थे। क्यों बना रहे थे भाई? पहले जहां काम करते थे वहां नुकसान हो गया, तो उन्होंने सोचा कुछ नया करो सोसाइटी के लिए, है ना, जिसके कुछ आमदनी भी होगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो वहां से वो आ गए दूसरे स्थान पर और वहां आकर के उन्होंने नया काम शुरू कर दिया, अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश बनाना। उस समय यह अंग्रेजी शब्दकोश अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, इसे अंडरलाइन कर लेना, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर वो काम कर रहे थे, अंग्रेजी से हिंदी का शब्दकोश डेवलप कर रहे थे, और उस समय ये चीज कहीं कहीं थी नहीं, तो यानी एक बहुत ही यूनिक चीज का वो निर्माण कर रहे थे, एक बहुत ही अलग हटके चीज वो तैयार कर रहे थे, जिसे कहा गया है अंग्रेजी से हिंदी का शब्दकोश। लेखिका बताती है कि इस शब्दकोश ने उनके पिताजी को नाम और सम्मान तो बहुत दिया, परंतु इससे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। नाम मिला, सम्मान मिला, लोगों ने बड़ा प्रशंसा करी कि बहुत अच्छा प्रयास है लैंग्वेज के लिए, भाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए, परंतु इसका उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला, यानी कि पैसे तो नहीं मिले, और उद्देश्य तो पैसे भी था, क्योंकि आजीविका कैसे चलेगी? नुकसान पहले बिजनेस में हो चुका था, धोखा मिल चुका था, तो ऐसे में उन्होंने सोचा था भाई प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और पैसा भी मिलेगा, तो प्रतिष्ठा तो बढ़ी लेकिन पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पर लेखिका ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है, इन्हें ध्यान से सुनते जाना, है ना। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है लेखिका के पिता जी को हमेशा उन्नति के शिखर पर रहने की इच्छा थी, यानी कि पिताजी हमेशा चाहते थे कि वो प्रोग्रेस करें, उन्नति करें, आगे बढ़े, प्रतिष्ठित व्यक्ति बने समाज के, परंतु अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण और असफलता की ओर खिसकने के कारण आए गुस्से को वे अपनी पत्नी अर्थात लेखिका की मां पर निकाला करते थे। इसीलिए लेखिका कहती है कि वो गुस्सेल थे, उन्हें बिजनेस में नुकसान हो गया था, शब्दकोश जो बना रहे थे उससे सम्मान मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था, जिसकी चिड़चिड़ाहट लेखिका के पिता के अंदर थी। तो वो क्या करते थे, किसी और से तो कुछ कह नहीं पाते थे, तो वो लेखिका की माता के ऊपर गुस्सा करते थे, यानी चिल्ला चोट मचाते थे, घर में कलह करते थे। लेखिका के पिता पहले सभी पर विश्वास करते थे, परंतु अपनों से धोखा खाने के बाद कभी कभी लेखिका के पिता कुछ बातों पर अपने ही परिवार के लोगों पर संदेह करने लगे थे। बिल्कुल सही बात है, वो एक कहावत होती है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वो एक अपने पहले एक बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति से चूंकि धोखा खा चुके थे, इसलिए अब उनके स्वभाव में ये आ गया था कि वो अपने जो रिलेटिव्स थे, उनके आसपास के जो सगे संबंधी थे, उन पर भी क्या करते थे, संदेह करने लग गए थे। ठीक, आगे देखते हैं। लेखिका अपने पिताजी के बारे में इसलिए बता रही हैं ताकि वे यह समझ सके कि उनके पिताजी की कौन कौन सी अच्छाइयां और बुराइयां लेखिका के अंदर भी आई हैं।
क्या कमाल की बात लिखी है देखो। लेखिका इतनी साफ सपाट तरीके से इसलिए बता रही है क्योंकि वो ये बताना चाहती है कि ये जो पिताजी के अंदर क्वालिटीज थी ये कहीं ना कहीं थोड़ी या कम मात्रा में लेखिका के अंदर भी है। तो लेखिका के व्यक्तित्व को समझने में, उसकी कमियों को और खूबियों को समझने में ये जानकारी सहायक होगी, इसलिए लेखिका अपने पिता के बारे में यहाँ पर खुल करके बता रही है। लेखिका की मां उनके पिता के ठीक विपरीत थी। अब माता का जो स्वभाव था वो जस्ट अपोजिट था पिताजी के, अर्थात पिताजी का जैसा स्वभाव था लेखिका की मां का स्वभाव उसका बिल्कुल उलट था। यानी कि लेखिका की जो माता थी वो कैसी थी, वो ना तो क्रोधित थी, ना घमंडी थी, ना उन्हें शीर्ष पर पहुंचना था, बल्कि वो कोमल स्वभाव की और संवेदनशील यानी मातृत्व से भरी हुई, दया करुणा से भरी हुई महिला थी। तो वो कैसी थी आगे देखते हैं। अपनी माता के धैर्य शांति और सब्र की तुलना लेखिका धरती से करती है। जिस प्रकार से धरती कैसी है, सहनशील है। धरती पर पुण्यात्मा भी रहते हैं, पापात्मा भी रहते हैं। धरती को हम अपने उपयोग के लिए उसका खनन भी करते हैं। उस पर नदी, नाले, तालाब, पहाड़, ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां सब अवस्थित हैं। पृथ्वी क्या करती है, उन्हें स्थिर होकर के, सहनशील बन करके, साध करके रखती है, यानी संभाल करके रखती है। बिल्कुल भी डगमगाती नहीं है और बहुत जल्दी बेचैन या परेशान नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार का स्वभाव था किसका, लेखिका की माता का। इसलिए लेखिका ने अपनी माता की तुलना किससे की है, धरती से की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। लेखिका अपने पिता को तो बताती है क्या कि कई बार वो घमंडी भी है और क्रोधी भी है, संवेदनशील और कोमल स्वभाव के भी है, लेकिन माता के लिए वो बोलती है कि माता के अंदर केवल सहनशीलता है। और किससे तुलना की है, धरती से तुलना की है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो माँ में धरती से भी ज्यादा सहन शक्ति है। उनकी माँ उनके पिताजी के हर अत्याचार और कठोर व्यवहार को इस तरह स्वीकार करती है जैसे वे उनके इस तरह के व्यवहार को प्राप्त करने के योग्य हो। यानी कि वो कभी भी पिताजी को पलट करके जवाब नहीं देती है। पिताजी कुछ भी बोल दे तो लेखिका की माता क्या करती है, उसे सहन कर लेती है और ऐसे करती है कि वास्तव में उन्हीं की गलती थी इसलिए उनके ऊपर डांट पड़ी है। यानी बहुत ही पॉजिटिव वे में वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेखिका की मां अपने बच्चों की हर फरमाइश और जिद को, चाहे वो फरमाइश सही हो या गलत, अपना फर्ज समझकर बड़े सरल और साधारण भाव से स्वीकार करती हैं। हर फरमाइश किसकी, अपने बच्चों की। माताओं का स्वभाव यही होता है, बच्चे ने कोई चीज मांगी, अगर वो उसके लिए अच्छी नहीं है तो पहले तो वो मना करेंगी, फिर वो डांटेंगी, लेकिन बच्चा बहुत जिद करने लगे, रोने लगे तो फिर वो क्या करती है, कम या ज्यादा मात्रा में उस फरमाइश को पूरा कर देती है। कौन, माँ। इसी प्रकार से लेखिका की माँ भी ऐसी है, बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहती है और बच्चे जो चीज मांगे, जो भी फरमाइश करते हैं उसे बिना किसी भाव के और बिना किसी गुस्सा के या झुंझलाहट के वो उसे पूरा कर देती है। लेखक भले ही लेखिका और उनके भाई बहनों का सारा लगाव उनकी मां के साथ था, लेकिन उनका त्याग, उनकी सहनशीलता और क्षमाशीलता लेखिका अपने व्यवहार में शामिल नहीं कर सकी। क्या कमाल की बात लिखी है देखो। ये तो वो मानती थी कि मां सहनशील है, क्षमाशील है, लेकिन लेखिका के अंदर उसकी मां के ये गुण नहीं आए। यानी कि पिता का जो स्वभाव था वो तो लेखिका के अंदर भरा हुआ था, लेकिन लेखिका स्वयं कहती है कि ये क्षमाशीलता और सहनशीलता जैसे गुण हमारे अंदर नहीं आए, उसके स्वभाव में वो नहीं आए। लेखिका अपने बारे में बताती हुई कहती है कि वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अब वो अपने घर परिवार के बारे में बता रही है। तो बड़ी कमाल की बातें यहाँ पर की गई है। माता का स्वभाव बताया, तुलना की गई किससे, धरती से। ये माता जो है धरती के समान है और बहुत सहनशील है, क्षमाशील है, लेकिन उनकी समाशीलता और सहनशीलता जैसा गुण जो है वो लेखिका के स्वभाव में नहीं आया है, बल्कि पिता का स्वभाव उनके अंदर कूट कूट करके भरा है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे लिखा हुआ है, जब लेखिका की सबसे बड़ी बहन की शादी हुई उस समय लेखिका की उम्र 7 साल की थी। आपको शायद कुछ याद आया होगा, अगर याद आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और उसकी एक याद ही लेखिका के मन में है और वह याद अस्पष्ट सी है। यानी लेखिका 5 बच्चों में सबसे छोटी थी, तो जब बड़ी बहन की शादी हुई उस समय लेखिका बहुत छोटी थी, तो उन्हें अपनी बहन की छवि पूरी तरीके से याद नहीं, थोड़ी सी अस्पष्ट है ना। आगे देखते हैं। लेकिन लेखिका से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और लेखिका ने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। इन खेलों में सतोलिया, प्यारे बच्चों इनका तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा, पहले के समय में गांव देहात में खेल खेले जाते थे। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, ठीक है। इसके अलावा पास पड़ोस की सहेलियां मिलकर के गुड्डे गुड़ियों का ब्याह भी रचाती थी, घर घर खेलती थी, छोटे छोटे बर्तन इकट्ठे करके खाना बनाती थी। फिर गुड्डा आता था, गुड़िया लाता था, एक लड़की गुड्डा लेकर के आती थी, एक गुड़िया लेकर के आती थी, फिर उसकी शादी करते थे। ऐसे खेल पहले बच्चे खेला करते थे। तो इसमें लिखा है ना, पुरानी यादें ताजा हो गई। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, वो छुपा छुपी जिसे अपन हाइड एंड सीक कहते हैं, वो खेल लेखिका ने अपनी जो 2 साल बड़ी बहन थी उसके साथ सारे खेल खेले। बहुत बढ़िया।
वैसे तो खेलने को लेखिका और उनकी बहन ने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मंजा सूतने का काम भी किया। आप में से कोई बच्चा है जिसने मंजा सूतने का काम किया है? किया है तो कमेंट करें। तो क्या किया? पतंग उड़ाने का शौक भी पूरा किया लेखिका ने, ठीक है, भाइयों के साथ में। और कांच को पीसा, कहीं से कोई कांच लिया, उसको पीसा बारीक और उससे क्या मंजा सूत रहे हैं, यानी मंजे पे धार ला रहे हैं ताकि और लोगों की पतंगे काट सकें। लेकिन जहां लेखिका के भाइयों के खेल की गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और लेखिका और उनकी बहन के खेल की गतिविधियों की सीमा घर के अंदर तक ही थी। लेकिन हाँ, परिवेश ऐसा था कि भाई तो बाहर सड़क पे जाके खेलते थे, पड़ोसियों के यहाँ जाके खेलते थे, एक दूसरे के यहाँ जाके खेलते थे, लेकिन लड़कियों को ये परमिशन नहीं थी। उनको परमिशन ये था जो भी खेल खेलना घर पे खेलो, ठीक है। तो इस प्रकार के खेलों का वर्णन करके लेखिका ने बताया कि बहुत ही सामान्य से जीवन को जीने वाली महिला के रूप में उन्होंने प्रतिष्ठित किया अपने आप को। सारे खेल खेले जिसमें सतोलिया है, लंगड़ी टांग है, पकड़म पकड़ाई है, और उन्होंने भाइयों के साथ में गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग भी उड़ाई और कांच पीस करके उन्होंने क्या किया? मंजा भी सूता है, ठीक है। तो भाई तो खेलने के लिए बाहर भी जा सकते थे, लेकिन बहनों को यानी कि लड़कियों को उनके घर में ये परमिशन नहीं थी। बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इन घटनाक्रम को उजागर किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेखिका बताती है कि लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सलीकेदार यानी ठीक प्रकार से गृहिणी और हर काम को श्रेष्ठ तरीके से करने योग्य खाना बनाने की कला में निपुण बनाने के उपाय सिखाए जाते हैं, लेखिका के पिताजी इस बात पर बार बार जोर देते थे कि लेखिका रसोई से दूर रहे। प्यारे बच्चों, अब जैसे लड़कियां हैं घर में, तो उनको क्या एक उम्र से माताएं घर में रसोई के काम सिखाना शुरू कर देती हैं। खाना कैसे बनाते हैं, दाल कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, साफ सफाई कैसे करते हैं, घर को व्यवस्थित कैसे करते हैं, ये चीजें सिखाई जाती है सामान्यतः लड़कियों को। लेकिन लेखिका के पिता इसके जस्ट अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि लेखिका को आप रसोई से दूर रखो, यानी रसोई की चीजें नहीं सिखानी है मुझे इसको। तो फिर क्या सिखाना है? देखिए, लेखिका के पिता का मानना था कि अगर लड़कियां केवल रसोई में ही रहेंगी तो भले ही वे अच्छी गृहिणी के हर कार्य में निपुण हो जाएं, पर उनके अंदर के सभी गुण और योग्यताएं समाप्त हो जाएगी। बड़ी शानदार बात कही गई है। लड़कियों को घर का काम सिखाया जाए, लेकिन साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व को भी डेवलप किया जाए, उन्हें केवल रसोई तक सीमित ना रखा जाए। क्योंकि लेखिका के पिता कहते हैं कि अगर लड़कियों को केवल रसोई तक रखा जाएगा तो क्या होगा? बोले लड़कियों का व्यक्तित्व मर जाएगा, वो केवल खाना बनाने वाली ही बनकर के रह जाएंगी, ठीक है। आगे, और वे एक छोटे से दायरे तक सीमित ही रह जाती हैं। लेखिका के घर में आए दिन विविध प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के लिए लोगों के समूह इकट्ठे होते रहते थे और जमकर वाद विवाद भी होते थे। तो होता क्या था भाई? लेखक के घर में क्या होता था? लेखक को इंटरेस्ट था बड़ा वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना, अलग अलग विषयों पे बात करना, अलग अलग मुद्दों पर बात करना। तो उनके यहाँ पर आए दिन ऐसी गतिविधियां होती रहती थी। किसके घर में होती रहती थी? लेखक के घर में। तो लेखक चाहते थे कि मेरी बेटी भी वहां आकर के बैठे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी बात पर वाद विवाद करना लेखिका के पिताजी का मनपसंद शौक था, यानी कि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग लोगों से विचार विमर्श करना, डिबेट करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, उसे हिंदी में कहते हैं वाद विवाद करना। क्या था? मनपसंद शौक था। किसका? लेखिका के पिता का। वे चाहते थे कि लेखिका भी वहीं बैठे और वहां हो रहे वाद विवादों को ध्यान से सुने और जाने कि देश में हमारे चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। यानी वो अपनी बेटी को केवल रसोई में रखना नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि वो वाद विवाद में भाग ले, ठीक है, विद्वानों के बीच में बैठे, उनकी चर्चाएं सुने और ये मालूम करे कि देश विदेश में हमारे चारों ओर क्या चल रहा है। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का। कौन? शीला अग्रवाल। हुआ क्या? लेखिका जब कॉलेज में आई तो वो मिली किससे? अपनी शिक्षिका से, जिनका नाम था शीला अग्रवाल। तो 45 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के फर्स्ट ईयर में लेखिका पहली बार उनसे मिली। उनके व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि वो विद्वान स्त्री थी और इतनी विद्वान थी कि उनके वक्तव्य को जब जब लेखिका सुनती थी तो प्रभावित हो जाती थी, भाव विभोर हो जाती थी, हतप्रभ हो जाती थी। तो ऐसे में क्या हुआ? उस लेखिका की भाषा पर उसके कमांड को लेकर के, उसकी लैंग्वेज को सुन करके वो इंप्रेस हुई और उसके अंदर भी साहित्य के प्रति रुचि जगने लगी। किसके अंदर? लेखिका के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा है साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। साहित्य लिखना और उसको अपने जीवन में उतारना, साहित्य को पढ़ना और उसको अपने जीवन में उतारना, उसे अपनी भाषा में समाज तक पहुंचाना, साहित्य की गरिमा को बनाए रखना, ऐसे विशेष गुणों से अवगत कराया किसने? शीला अग्रवाल जी ने। किसको? मन्नू भंडारी जी, यानी हमारी लेखिका को।
सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। उन्होंने क्या किया 46-47 में? घर से बाहर निकली और देश को आजाद कराने के लिए देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। किसने? मन्नू भंडारी जी, हमारी लेखिका ने। क्या किया? उन्होंने हड़तालों जुलूसों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित हो गई। उन्होंने स्वयं हड़तालें की, हड़तालों में भाग लिया, जुलूस निकाले, जिससे क्या हुआ, उनकी कॉलेज की जो अन्य छात्राएं थी वो भी उनसे प्रभावित हुई और उनके साथ जुड़ी। कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी तो लेखिका के नेतृत्व को देखकर गदगद हो गए। क्या हुआ भाई? बात यह हुआ, लेखिका जुलूसों और हड़तालों में भाग लेने लगी, वो स्वयं जुलूस निकालने लगी, बढ़ चढ़ करके उसमें अपना पार्टिसिपेशन करने लगी। तो क्या हुआ, लोगों ने उनको देखा और लोग देख करके गदगद हो गए, यानी कि उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साधारण सी दिखने वाली लड़की इतने बड़े जुलूसों का जो है वादन कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये देख करके वो गदगद हो गए। कौन? पिताजी तक भी खबर पहुंची, तो पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि बच्ची केवल जो है हमारी रसोई में नहीं दब करके रह जाए, बल्कि क्या करे, अपने व्यक्तित्व का विकास करे। तो एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा था, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। क्या हुआ? बेटी जब जुलूसों और हड़तालों में पार्टिसिपेट करने लगी तो लोग उसको जानने लगे, पिता तक ये खबर पहुंची, पिता गदगद हो गए। लेकिन उन्हीं के मित्र ने जब बोला आकर के पिता को कि अपनी बेटी को बोलोगे थोड़ा मान मर्यादा का ध्यान रखे, तो पिता नाराज हो गए। ठीक है, आगे उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरव का अनुभव किया। क्या लिखा गया है इसके अंदर, समझ में आ रही है बात? बात ये हुई, जुलूसों में हड़तालों में जब ये लड़की जाने लगी, कौन? लेखिका हमारी, जिसे मन्नू भंडारी के नाम से जानते हैं। ये बात पिताजी तक पहुंची तो वैसे तो वो बड़े खुश थे कि भाई जुलूसों हड़तालों में भाग ले रही है, लेकिन उनके दोस्त ने बोला कि उसको बोलो कि मान मर्यादा का भी ध्यान रखे थोड़ा, तो वो नाराज हो गए और नाराज होकर घर में बैठे हुए थे। इतने में उनका एक मित्र और आया है और उसने बोला कि आपकी बेटी तो स्वतंत्रता के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और बड़े सम्मान का काम है ये, और बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही है। ये सुनकर के पिता की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई और उन्होंने क्या महसूस किया? उन्होंने गौरवान्वित महसूस किया। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत कई छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया। अब चूंकि लेखिका क्या थी, लेखिका स्वतंत्रता के हड़तालों जुलूसों में भाग ले रही थी, आए दिन वो कॉलेज से जाती रहती थी और उसी का जो है उसी को देखा देखी और लड़कियां भी कॉलेज की चली जाती थी। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या किया, उनका थर्ड ईयर में जो प्रवेश हुआ, यानी कि उनका प्रवेश थर्ड ईयर में जब हुआ तो हुड़दंग के कारण, हड़तालों में जाने के कारण, भाषणबाजी करने के कारण उनके प्रवेश को निषिद्ध कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, मना कर दिया कि नहीं यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार उन्हें प्रवेश देना ही पड़ा। लेकिन लेखिका का सशक्त व्यक्तित्व और उनके मित्रों का सहयोग, ठीक है, उनकी सशक्त वाणी, उनका व्यक्तित्व और मित्रों के सहयोग से लेखिका ने इतना हुड़दंग मचाया, यानी ऐसी हड़तालें और प्रदर्शन किए कि कॉलेज वालों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और लेखिका को एडमिशन देना पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश न कर पाई जितना आजादी की खुशी ने किया, यानी कि लेखिका भी स्वयं क्या कर रही थी, देश को आजाद करने के लिए जुलूस और हड़ताल निकाल रही थी। लेकिन जब 47 में देश आजाद हुआ तो इस खुशी के आगे लेखिका को जो छोटी सी खुशी मिली थी, कौन सी? थर्ड ईयर में वापस से प्रवेश करने की, एडमिशन मिल जाने की, वो खुशी उसके आगे कुछ भी नहीं थी। यानी लेखिका 47 में देश के आजाद होने से बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। किसने बताया? लेखिका ने। क्या बोला? कि ये शताब्दी की सबसे बड़ी खुशी है। क्या? 47 में देश का आजाद हो जाना। तो इस प्रकार से लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, इन्हें जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मिल जाएंगी जो कि हमने टिक मार्क भी की है, अंडरलाइन करके आपको बताया है। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं कि लेखिका के पिता गदगद कब हुए, यानी कि उन्हें अपने बच्ची की उपलब्धियों पर प्रसन्नता या गौरव का अनुभव कब हुआ? अगर आपको आंसर याद है तो तुरंत लिख दें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था और क्वेश्चन ये था कि अपनी बड़ी बहन की, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की आयु क्या थी? अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और हमें बताएं कि आपको कितनी चीजें चैप्टर की याद रह गई हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम आ रहे हैं अपने अभ्यास प्रश्नोत्तर पर, यानी आपके पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? भटियार खाना एक देहाती वर्ड है, तो ऐसा क्यों कहा है?
इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनके पिताजी का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं, और जिसके वो बहुत विरुद्ध थे। वो मानते थे अगर केवल रसोई में बच्ची रहेगी तो उसका व्यक्तित्व दब जाएगा, खाना तो वो अच्छा बनाएगी लेकिन वो अच्छे विचार नहीं रख पाएगी। ठीक है, अगर लड़कियां केवल रसोई में ही रहेंगी तो भले ही वे अच्छी गृहिणी के हर कार्य में निपुण हो जाए, पर उनके अंदर के सभी गुण योग्यताएं समाप्त हो जाएगी। बहुत उच्च कोटि का विचार था लेखिका के पिता का, और वे एक छोटे से दायरे तक ही सीमित रह जाती हैं। उनकी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक प्रतिभा, जो नेचुरल उनके अंदर जो क्वालिटीज है, वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं, उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती हैं। शानदार सेंटेंस लिखा हुआ है भाई, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती। क्या कहने का मतलब है लेखक का? लेखिका के पिता का कहना यह है कि भाई लड़कियों के अंदर भी बहुत सी क्वालिटीज होती है, लेकिन हम उनकी क्वालिटीज पर ध्यान नहीं देते, हम उन्हें चौके चूल्हे में लगा देते हैं, जिससे उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो क्वालिटीज है, जो कि नेचुरल यानी प्रकृति प्रदत्त है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, वो उसी चूल्हे में जल जाती है जिसपे वो खाना बनाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लड़कियों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि उनका व्यक्तित्व भी पुष्पित पल्लवित हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। लेखिका अपने पिता के विचार से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों, लेखिका की अपने पिता के साथ जो वैचारिक टकराव था उससे अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका की सोच अलग थी, पिता की सोच अलग थी, तो वो टकराव किस प्रकार का था? देखिएगा आंसर, लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानताएं भी थी। प्यारे बच्चों देखो, हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, सोच होती है, उसके संस्कार होते हैं, उसी के हिसाब से उसका बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम अपने फैमिली में सब लोगों से एग्री करते हों, ये आपका भी अनुभव होगा, है ना। हमारे घर में भी कई प्रकार के लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, हमारे रिलेटिव्स हैं, उन सबके साथ हमारा हमेशा मधुर संबंध रहे, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो सब हमसे हमेशा प्रेम करते रहे, अपनापन बना करके, ये भी जरूरी नहीं होता। तो ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। क्या कही गई है कि लेखिका का किसी किसी विचार पर अपने पिता से टकराव भी होता था, यानी वो एग्री नहीं करती थी उनसे। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, वो चाहते थे कि वो भी एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में समाज में प्रतिष्ठित हो, और वो अपनी लेखिका बेटी को भी ऐसा ही बनाए कि यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था। वो चाहते थे कि बेटी भी प्रतिष्ठित हो जाए, सम्मान भी प्राप्त हो जाए, लेकिन घर की चार दीवारी में भी रहे, तो ये संभव नहीं है भाई। घर के बाहर निकलना पड़ेगा, समाज को फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, तब जाकर के लोग हमारे व्यक्तित्व को समझेंगे, हम उसके अनुसार जीवन जिएंगे। तो ये चार दीवारी में तो नहीं हो सकता ना। तो लेखिका का यहाँ पर टकराव होता था अपने पिता से, पिता कहते थे घर में रखे करो जो भी करना है, और ये संभव नहीं था। आगे देखते हैं, वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठाकर नारे लगाए, जुलूस निकाल कर हड़ताल करे, यानी उनको ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो एक पुराना जमाना था। तो ऐसे में उनको लगता था भाई समाज में कोई बच्ची के ऊपर उंगली उठाएगा, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वो कहते थे जो करना है तुम घर बैठ के करो, वो रोड पे जाकर के नारे मत लगाओ, लड़कों के साथ में हड़तालों में पार्टिसिपेट मत करो। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की चार दीवारी तक सीमित आजादी पसंद नहीं थी। उन्हें पता था कि यदि वे अपनी जिंदगी में कुछ खास करना चाहती हैं तो उन्हें घर की चार दीवारी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है प्यारे बच्चों, ये आपके जीवन में भी आपको आगे देखने को मिलेगी। जब आप हाई स्टडीज के लिए जाएंगे, जब आप अपने लाइफ को एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग रास्तों को चूज करेंगे, तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में रहकर के आप कलेक्टर नहीं बन सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, सोसाइटी समाज को समझना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाना होगा, अलग अलग लोगों के साथ घुलना मिलना होगा, उनकी बातों को समझना होगा, विचारों का आदान प्रदान करना होगा, तब आपका व्यक्तित्व निकलेगा और तब जाकर के आप समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। तो यही बात यहाँ पर लेखिका कहती है कि भाई बाहर निकलना पड़ेगा उसके लिए। यही वैचारिक टकराव, यही जो सोच थी, ये लेखिका और पिता के मध्य कड़वाहट लाती थी, यानी कि उनके स्वभाव का जो है टकराव का जो कारण था, ये स्वभाव लेखिका का और लेखिका के पिता का जो था, वो उनके बीच में टकराव पैदा करता था। लेखिका कहती थी कि बाहर जाना पड़ेगा, तभी समाज में कुछ बदलाव आएगा, व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, और मैं प्रतिष्ठित व्यक्ति बन पाऊंगी, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाऊंगी। और पिता कहते थे जो करना है घर में रहकर ही करो, जो कि संभव ही नहीं था, है ना, क्योंकि हमें घर से बाहर निकलना ही होता है, तब जाकर के हम लोग कुछ कर पाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए, यानी उन्होंने क्या योगदान दिया। आंसर देखिएगा, स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी, यानी सब लोगों के अंदर यह भाव प्रबल था कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे। तो हर व्यक्ति, हर युवा देशभक्ति से भरा हुआ था।
आजादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। यानी हर स्तर पर काम चल रहा था देश को आजाद कराने के लिए। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू जी भी अछूती नहीं रही, अछूती यानी कि अलग नहीं रह पाई। ठीक है, तो क्या हुआ, वह सड़क के चौराहों पर हाथ उठाकर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती। इसी तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। यानी देश को आजाद कराने में मन्नू भंडारी जी का भी विशेष योगदान रहा। और क्या योगदान रहा, उन्होंने जुलूस निकाले, हड़ताल किए, है ना। इसके अलावा उन्होंने जहां जहां भी आवश्यकता पड़ी वहां पर भाषण दिए, किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी उसे उन्होंने क्या किया, उसे प्रसारित किया, है ना। जिसका परिणाम क्या निकला, परिणाम के तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निकल करके आती है किसमें, स्वाधीनता के आंदोलन में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी के साथ प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो विगत कई वर्षों में इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कमाल का क्वेश्चन है कि लेखिका के बचपन के घर का वर्णन लेखिका ने किस प्रकार किया। यानी वो अपने घर के बारे में उसे क्या क्या चीजें याद है, उसने उसे किस प्रकार से लिखा है। देखिएगा जरा इसका आंसर। लेखिका को अपने परिवार के बारे में जो भी याद है वह उनको उनके जन्म स्थान से नहीं बल्कि जहां वे रहती थी वहीं से उनको सब याद है। यानी केवल जन्म स्थान से याद नहीं, उनके आसपास का जो परिवेश था ना उससे उन्हें याद है कि वो बचपन में कहां थी, वो कैसे रहती थी। जिस मकान में लेखिका बचपन में रहती थी वह 2 मंजिला मकान था, ये उनको याद है। उस मकान की ऊपरी मंजिल में लेखिका के पिताजी का साम्राज्य था। बिल्कुल ठीक है, वो किताबें फैला करके बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे या तो फिर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। उनके पिताजी अपने कमरे में बहुत ही अधिक बेतरतीबी से किताबें बिखरी हुई थी, पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच बैठे रहते थे, कुछ पढ़ते रहते थे या कुछ सुनकर या कुछ लेख अनुलेख लिखते रहते थे, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उनकी माँ लेखिका और भाई लेखिका के सभी भाई बहनों के साथ रहती थी। माता कैसे रहती थी, बचपन के परिवेश की बता रही है वो कि बचपन में क्या था, 2 मंजिल का मकान था, पिताजी एक कमरे में बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। माता जो है हम बच्चों के साथ रहती थी, हमारा ध्यान रखती थी। इस प्रकार की बातें बता रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भाषा ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लेखिका के पिता का संदेह करने वाला स्वभाव किसकी देन है। यानी कि लेखिका के पिता के अंदर संदेह करने जैसा जो भाव उत्पन्न हुआ वो क्यों हुआ। तो यहाँ पे लिखा है लेखिका के पिताजी को किन्हीं परायों ने नहीं बल्कि अपनों ने ही धोखा दिया था, क्योंकि उनको उनके जो काम वो करते थे उसमें उनके परिवार की किसी व्यक्ति ने धोखा दिया था। तो उनके अंदर क्या हो गया, एक प्रकार का अविश्वास आ गया, तो लोगों के ऊपर शक करने लगे। लेखिका अंदाजा लगाते हुए कहती है कि अपनों के हाथों धोखा खाने की न जाने कैसी गहरी चोटें होंगी, जिन्होंने आंखें बंद करके सबका विश्वास करने वाले उनके पिताजी को बाद के दिनों में इतना संदेह करने वाला बना दिया कि कभी कभी लेखिका और उनके भाई बहन और माँ भी उसकी चपेट में आ जाते थे। यानी कि पिता को जो धोखा मिला था उससे उनका व्यक्तित्व इस प्रकार से प्रभावित हुआ, उनका मन में ये चोट इस प्रकार से बैठ गई कि वो किसी पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि लेखिका और उनके भाई बहन और माँ भी इस चपेट में आ जाती थी। यानी कई बार वो अपने परिवार के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखिका के पिता पहले सभी पर विश्वास करते थे, परंतु अपनों से धोखा खाने के बाद कभी कभी लेखिका के पिता कुछ बातों पर अपने ही परिवार के लोगों पर भी संदेह करने लगते थे। यानी कि घर में कोई कुछ काम करने के लिए बोला गया या किसी के बारे में कोई विचार व्यक्त किया गया तो पिता उसको मानते नहीं थे। उनको लगता था कि ये अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। तो वो इस प्रकार से अपने ही फैमिली मेंबर यानी कि लेखिका अपने ही बच्चों पर, अपनी ही पत्नी पर वो शक करने लग गए थे। क्यों करने लग गए थे भाई, कि उनका मन टूट गया था क्योंकि ये किसी अपने ने ही उनको उनके काम में धोखा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। लेखिका का बचपन किस तरह उनके लेखन में मददगार साबित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत ध्यान से सुनना है, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, यानी कि लेखिका के बचपन में जो उनके आसपास के लोग थे उन्होंने उनको कैसे प्रभावित किया और वो मददगार कैसे हुए उनके। लेखिका की कम से कम 1 दर्जन शुरुआत कहानियों के पात्र जो कथा वस्तु की घटनाओं के घटक होते हैं और जिनके क्रियाकलाप या चरित्र से कथा वस्तु की सृष्टि और उसका परिपाक होता है, उसी मोहल्ले के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। किसी भी कहानी को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट चाहिए होती है, जो कैरेक्टर चाहिए होते हैं, जो डायलॉग्स चाहिए होते हैं, अलग अलग पात्र चाहिए होते हैं। तो लेखिका की शुरुआती कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास के लोग ही हों। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि लेखिका ने अपनी शुरुआती कहानियों में, अपनी शुरुआती रचनाओं में बिल्कुल सामान्य उनके आसपास के माहौल में रहने वाले लोगों को ही अपनी कहानियों का किरदार बनाया है। ये विशेषता है। लेखिका ने अपनी 12 से 18 वर्ष तक की आयु गुजारकर अपनी यौवन अर्थात तरुण अवस्था का आरंभ किया था।
एक दो को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र लेखिका के परिवार का नहीं है। यानी लेखिका की परिवार के जो लेखिका की कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर है वो उनके परिवार के ना होकर के उनके आस पड़ोस के लोग हैं। एक आध कैरेक्टर को छोड़ दें तो। आगे, लेखिका ने अपने द्वारा लिखी कहानियों में जिन भी किरदारों को लिया वो सभी किरदार लेखिका के आसपास के लोगों से ही प्रेरित थे, जैसा कि मैंने अभी बोला। आगे देखते हैं, बस इन सभी लोगों को देखते सुनते इनके बीच ही लेखिका बड़ी हुई। लेखिका इनकी छाप लेखिका के मन पर इतनी गहरी थी, लेखिका के मन पर इनकी छाप इतनी गहरी थी, इस बात का अनुभव या ख्याल तो लेखिका को कहानियां लिखते समय हुआ। यानी कि उनके मन में अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके बारे में जो उनके दिमाग में छवि बनी, जिस प्रकार के किरदार उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में देखे, उन्हें जब उन्होंने अपनी कहानियों में उतारा तब मन्नू भंडारी को मालूम पड़ा कि ये कैरेक्टर तो वही है जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं। यानी कि लेखिका के मन मस्तिष्क पर आसपास के परिवेश के लोगों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ना चाहते हुए भी उनकी कहानियों के पात्र वो लोग हो गए। और ये उन्हें कब मालूम पड़ा? जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपनी कहानियां पढ़ी तो उन्हें मालूम पड़ा अरे इसमें जो कैरेक्टर है ये तो हमारे पड़ोस के लोग हैं या हमारे आसपास के परिवेश के लोग हैं। यानी कि लेखिका की जो उम्र थी जहां से उन्होंने लेखन कार्य शुरू की, वहां से उनके व्यक्तित्व पर, उनकी समझ पर, उनके दिमाग पर आसपास के लोगों का बड़ा प्रभाव पड़ा, जो कि किरदार के रूप में उनकी रचनाओं में हमको नजर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुन लेना इसको। लेखिका का बचपन किस तरह उनके लेखन में मददगार साबित हुआ? ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 4 एक कहानी यह भी जो कि मन्नू भंडारी जी की रचना थी समाप्त होती है, जिसमें हमने 4 अलग अलग विषयों पर बात की। हमने विषय वस्तु पर बात की, यानी कंटेंट पर बात करी, कहानी के बारे में हमने सब अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद अभ्यास प्रश्नोत्तर पर, यानी कि आपके पाठ्यक्रम में जो दिए हुए प्रश्नोत्तर उस पर भी हमने चर्चा करी, शब्द सीमा देखी, उसकी भाषा देखी। हमने बीच में बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर भी पूछे। पक्की बात है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो अभी भी दे दें। इससे फायदा ये होगा, आपको याद रहेगा कितनी चीजें आपको याद रह गई हैं, है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर पर भी हमने चर्चा की है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को मैं समाप्त करूं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देता हूं। YouTube पर एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है हाई प्रोफाइल। 9th क्लास और 10th क्लास के लिए तो ये वरदान स्वरूप है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया गया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है। इसके अलावा उसकी भाषा बहुत ही सरल और सटीक है और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में वो बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग उस वीडियो चैनल को जरूर देखें, हाई प्रोफाइल को सर्च करें, उसके वीडियोस देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।